ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर 2022 का जो 91 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले है अशोक के प्रमुख शिलालेख जो है किस स्थान पर है और वह स्थान जिस राज्य में वह स्थित है। तो ये अशोक के काल के जो समय के जो शिलालेख हैं और वर्तमान में भारत ये इनके किस राज्य के अंदर स्थित है। तो पहला है जैसे धौली। तो जो धौली है हमारा वो कहाँ जैसे उड़ीसा दे रखा है, जो एरगुटी आंध्र प्रदेश, जो गोड़ा मध्य प्रदेश, जो कालासी जो कहाँ पर कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक, तो जो हमारा जो धौली है वो उड़ीसा में ही स्थित है, तो ये पहला हमारा सही है। दूसरा जो एरगुटी है ये हमारा आंध्र प्रदेश में, ये भी हमारा क्या है सही है। जबकि जो गोड़ा है ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये भी कहाँ पे उड़ीसा के अंदर स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा भी पहला एक युग्म और पहले दो युग्म, तो ये जो दोनों युग्म है पहले और दूसरा युग्म है वो क्या है सही है, बाकी जो कथन है वो गलत है। यानी ये वाला जो पेयर और ये वाला पेयर, ये वाला पेयर क्या है सही है, बाकी यानी जो तीसरा और चौथा कथन क्या है गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। चलिए क्या कहता है एक एक्सप्लेनेशन भी, हमें पता है भी अशोक के कितने 14 प्रमुख शिलालेख हैं। जो एक कंधार है जो कि वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर स्थित है और यहाँ पर जो 12 नंबर और 13 नंबर शिलालेख है वो अवस्थित है। उसके बाद में हमारा जो शाहबाजगढ़ी है यो हमारा पेशावर जिला है जो कहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान में है वहाँ पर स्थित है। इसके बाद में जो मनसरेरा है वो हज़ारा जिला के अंदर स्थित है, वो भी कहाँ पर हमारा पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद में जो कालसी है वो कहाँ पर है हमारा उत्तराखंड में स्थित है, तो ये कालसी है वो हमारा हमारे वर्तमान भारत के अंदर स्थित है। ठीक, और जिसके बाद में जो गिरनार है ये कहाँ पर है हमारा गुजरात के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो मुंबई सोपरा के अंदर भी है स्थित है और मूल रूप से ये कहाँ पर महाराष्ट्र के थाने में स्थित है। और अब वह छत्रपति शिवाजी महाराजा वस्तु संग्रहालय के अंदर रखा गया है, कहाँ पर मुंबई में। इसके बाद में जो रॉक एसिड है जहाँ पर ये जो बचा हुआ है इसके कुछ नहीं अवशेष बचे हुए हैं, जहाँ पर जो 7वां और 8वां शिलालेख है उससे संबंधित है। जो हमारा जो धौली है वो पूरी जिला उड़ीसा के अंदर स्थित है। उसके बाद में जो 1 और 2 नंबर जो शिलालेख है वो इससे संबंधित है। साथ ही साथ 11 और 12 की जो हमारी जो वर्तमान जगह है वहाँ पर ये क्या स्थित है। इसके बाद में जो जगोड़ा है, ये जगोड़ा कहाँ पर, ये भी हमारा कहाँ पे उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसके बाद में जो हमारे जो एरागुडी है ये कहाँ पर है आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा स्थित है। इसके बाद में जो संधि है ये कहाँ पर है कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक, और जो 12 और 11 14 नंबर शिलालेख है उससे संबंधित है। और हम जानते भी जो पहले 4 हैं उन्हीं पर सिर्फ अशोक का नाम बताया गया है, बाकी किसी पर अशोक के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, और ये सारे के सारे किस्से एक ग्रेनाइट स्लैब्स में पाए गए हैं और ये जो अशोक के जो स्तंभ है वो कहीं न कहीं एक ही पत्थर को काटकर सारे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसी में किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है, अच्छी किस्म की इस पर पॉलिश की गई है जो लंबे समय तक रह पाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारे राजा हैं और दूसरी तरफ उसका राजवंश है। ठीक, तो जैसा पहले जैसे नानुक राजा है, क्या ये चंदेल से संबंधित थे। जय शक्ति जो परमार से संबंधित थे। नागभट्ट द्वितीय जो कि गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे। भोज थे वह राष्ट्रकूट थे। तो पूछा गया हमसे इसमें से कौन सा कथन सम्मिलित सही कथन है। इसका जो राइट आंसर है वो भी इसका बी इसका राइट आंसर है, यानी इसके जो पहले और दूसरे जो युग्म है यानी दोनों पेयर क्या है सही है, बाकी जो ये दो कथन है वो क्या है गलत है क्योंकि इनको क्रॉस कर दिया गया है। ठीक, तो क्या कहता है हमारा भी जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने, जो हमारे जो नागभट्ट प्रथम के द्वारा 8वीं सदी के जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर की गई थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में 11वीं सदी तक उत्तरी भारत में अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। प्रतिहार ने अपना नाम संस्कृति में क्या रखा था, उन्होंने देवपाल अपना नाम रखा था, जिसे आदिवासी समूह या गुजरों के एक कबीले के रूप में भी जाना जाता था। जो नागभट्ट प्रथम थे और नागभट्ट द्वितीय, महिर भोज और भोज और महेंद्र पाल ये किसी से जो पाल वंश था उससे क्या थे संबंधित थे। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में विस्तार में अन्य समकालीन शक्तियां जैसे कि पाल बोलते हैं राष्ट्रकूट सामंत भी इनके साथ संघर्षरत रहते हैं। कहीं न कहीं जो किसके लिए कन्नौज जो राज्य था उसके लिए कहीं कहीं तीनों राज्य थे वे आपस में क्या रहते संघर्षरत रहते हैं और कहीं कहीं इसी तौर पर इसको जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट वंश नामक जो राजवंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी सोलापुर के पास जो मान्यखेत या मनखेड़ थी,
और जो ध्रुव प्रथम और कृष्ण प्रथम और अशोक घोष वंश इस वंश के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है। चंदेलों की अगर हम बात करें या चंदेल वंश की बात करें तो ये मध्य भारत के तो भारतीय राजपूत के कबीलाई थे। ठीक है। और इन्हें भारतीय इतिहास में जो लोकप्रिय चंदेल या फिर जिसको बोलते हैं जेजक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें इनके जो जो कबीले थे उसके प्रमुख माना जाता था। और जो वाक्यपति जो 10वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थार्ध में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने थे, और जो वाक्यपति को अक्सर युद्ध के दौरान प्रतिहारों की सहायता करनी पड़ती थी। और कुछ जो शिलालेखों से सिद्ध होता है कि उसका जो क्षेत्र था विध्यक पहाड़ी क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो हमारा जो चंदेल का जो क्षेत्र था वहाँ का जो वर्तमान की जो विध्यन की पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ तक ये फैला हुआ था। इसके अंदर जो ज्येष्ठ शक्ति थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, सिंहासन पर क्या करता था, बैठता था, यानी जो ज्येष्ठ पुत्र का जो सिस्टम था वो यहीं पर चल रहा था। ठीक है। और साम्राज्य का विस्तार कहीं न कहीं फलस्वरूप होता था। पहले शासक करने वाले बड़े भाई कौन थे, ज्येष्ठ शक्ति, जिसको में जेजक के नाम से भी जाना जाता था। इस नाम से चंदेलों द्वारा शासित क्षेत्र को क्या किया जाता था, जेजक पुत्री के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद में उसका छोटा भाई था जिसका नाम था विजय शक्ति, वह गद्दी पर बैठा था। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, संगम कविता में भौतिक संस्कृति का संदर्भित नहीं है, यानी जो भौतिक संस्कृति थी उसके बारे में कोई जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया है। अगला कहता है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञान था। संगम कविताओं में समर सूर्य को भी संदर्भित नहीं किया गया है, और संगम साहित्य में जादुई ताकतों का आसंग बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसका जो संगम जो वर्ण है वह सामाजिक संगम कविताओं को ज्ञान करता है, यानी इसमें से सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से हम संगम युग को। जो संगम युग हमें पता है भी दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास में उस अवधि का संदर्भित करता है जब तमिल में बड़ी संख्या में कविताओं की रचना की गई थी। तो तमिल भाषा में जब रचनाएं की गई थी तो उन्हीं को नाम दिया गया था हमने संगम युग। ये क्या थी, एक प्रकार की संगति थी, इसका अर्थ क्या था, मिलाप था। संगम शब्द तमिल कविताओं की सभा और मिलन को संदर्भित करता है। माना जाता है कि परंपरा के रूप में 3 संगम या सभाओं को एक के बाद एक आयोजित किया गया था। तो कितनी, 3 सभाओं का आयोजन किया था, एक के बाद एक। मैदूर के जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम अलग अलग स्थान पर हुए थे, और संगम काल में महिला शिक्षित प्रतीत होती थी। संगम साहित्य में महिला कवियों द्वारा योगदान की गई कई कविताओं से इसके परिणाम मिलते हैं। महिला को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे धन की खेती, पशुपालन, टोकरी बनाने और कई कार्य इसके अंदर दिए गए थे। कहीं ना कोई कह सकते हैं भी जो महिलाओं की स्थिति थी वह काफ़ी यहाँ पर बेहतर थी। तो यहाँ पर जो ये कुछ काम थे जो महिलाओं को दिए गए थे, और यहाँ पर जो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हमारी जो सती प्रथा थी उसके भी अवशेष मिलते थे। मगर साथ ही साथ यहाँ पर जो जिसको इस क्या कहा जाता, एक प्रकार से तिप्पे देल के नाम से जाना जाता था। और ये जो कहीं ने साथ ही साथ हमारी यहाँ जो विधवा थी उनका भी हमें जिक्र मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये ज़्यादा प्रचलन थी। तो ये कहीं कहीं कह सकते हैं भी एक प्रकार से इच्छा अनुसार अगर कोई व्यक्ति यानी कोई स्त्री सती होना चाहती थी तो उसको शायद इस प्रकार के अधिकार यहाँ पर दिए गए होंगे। अगर हम इसके यहाँ मनोरंजन की बात कहते हैं तो संगम साहित्य के दौरान समाज में योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण तत्व था, और औपचारिक समारोह में सैनिकों और कप्तानों को क्या कहा जाता था, इसमें इनादी कहा जाता था। तो अब की बार ये पूछा जा सकता है भी संगम साहित्य में इनादी शब्द किसके लिए उपयोग होता था। तो ये क्या था, सेना का एक समारोह होता था, जो उनके अंदर जो कप्तान थे जो उनको जो लीड करते थे उनको नाम देते थे इनादी। ठीक है। और नागरिकों व सैन्य अधिकारी चोलों और पांड्य दोनों के अधीन वेल्यक या अधीन किसान थे। शासक वर्ग के सदस्यों के वेल्यों के साथ विवाह संबंध होते थे। धनी लोग स्वयं ही यानी भूमि नहीं जोतते थे, बल्कि वे क्या करते थे, जो मजदूर होते थे उससे नियुक्त करते थे, उनके द्वारा भूमि की सिंचाई या भूमि से संबंधित जो कार्य होते थे उनसे करवाए जाते थे। कृषि कार्यों को आमतौर पर निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो इनके द्वारा ही किया जाता था। और संगम युद्ध में जो तीव्र सामाजिक असमानता को देखने भी हमें मिलती है। साथ ही साथ जो अमीर थे वो जो ईंटों के बने जो घर होते थे उसमें रहते थे, जो गरीब थे वे झोंपड़ी से या जो दंदर किसी की जो संरचनाएं होती थी उसमें रहते थे। शहरों में अमीर लोग जो घरों की जो ऊपरी मंजिल होती थी उस पर रहते थे। संगम ग्रंथ जिसको काबरी पट्टनम सहित कई बस्तियों का उल्लेख करते थे जिनका फलता फूलता अस्तित्व अब पूर्वात्तिक रूप में प्रमाणित है। वे यवनों के
अपने जहाज़ों के में सोने के साथ काली मिर्च खरीदने की और मूल निवासियों को शराब या महिला दासियों की आपूर्ति करने की बात करते थे। इस व्यापार के बारे में केवल लैटिन और यूनानी लेखकों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक अभिलेखों से भी पता चलता है। प्रारंभिक ईसाई शताब्दी में डेल्टा तमिल में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में के लिए भी संगम साहित्य हमारी जानकारी का एक बेहतर स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ के जो सामाजिक लोग थे उसके बारे में भी जो प्रारंभिक शताब्दी थी, जो उनके जो तमिलनाडु में रहने वाले समाज था उसके बारे में जानने का ये हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है। जो साथ साथ जो अंकुर प्राचीन तमिल साहित्य जैसे हमारी जो संगम साहित्य था उसके में वर्णित पवित्र शक्ति की घटना भी मानी जाती है। जो है यह पवित्र कहेंगे जादू शक्ति और विभिन्न वस्तुओं के निवास करने वाली अंततः समाज के साथ जुआ यानी जुड़ाव को निर्धारित करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला कहता है किसके द्वारा जो योग विशिष्ट और का जो निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। जो योग विशिष्ट थी तो उसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। और इसी का एक अनुवाद किया गया था जो हमारा जो शाहजहाँ का बेटा था जिसका नाम था दारा सिंघा, उसके द्वारा भी करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो कहते हैं भी जो योग विशिष्ट पारंपरिक रूप से वाल्मीकि एवं एक हिंदू आध्यात्मिक पाठ था। यह एक युवा राजकुमार राम के लिए ऋषि जो कहीं के जो हमारी जो वर्तमान जो रामायण थी उसी का एक ये क्या था स्वरूप था। ठीक है, उसी के बारे में दिया गया था भी जो जैसे वाल में जो वशिष्ठ थे उन्होंने किस प्रकार से जो क्या दिया था, राम को शिक्षा दी थी और उनके जो उन्हें जो प्रकृति और अद्वैत से जुड़ी हुई थी। और जो 14वीं सदी में जो संस्कृति ग्रंथ जो महाभारत था जो कि एक लंबे ग्रंथों में से एक माना जाता था, योग विशिष्ट के अंदर मुख्य पाठ भी इसके अंदर जोड़ा गया था और संस्कृति में लिखी गई थी। योग विशिष्ट का जो अधिकांश भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया और बच्चों को विभिन्न रूप से कहानियों के रूप में भी इसको सुनाया गया था। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यों को उपलब्ध करने में हिंदू पंडितों के साथ सहयोग करने वाले मुस्लिम विद्वानों की संख्या भी काफ़ी थी। मुगल राजवंश के दौरान पाठ का कई फारसी में अनुवाद किया गया जैसा कि अकबर जहांगीर द्वारा सिखों के आदेश पर किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार कई जो राजा थे उन्होंने इसका अनुवाद करवाया था। इसके बाद में जो निजामुद्दीन पानीपत के जो मुगल शाह जहांगीर के आदेश पर 16वीं सदी में के अंत तक फारसी में व्यापक रूप में प्रभावशाली योग से इसका अनुवाद करवाया था। तो कहीं न कहीं जो हमारे जो जहांगीर थे उसने भी इसका जो फारसी के अंदर अनुवाद करवाया था। जबकि वह अभी भी एक यानी राजकुमार था, यानी वह क्या था, एक राजकुमार था यानी अल्प आयु का, फिर भी उसने क्या किया था, इसका कहीं कहीं फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, अकबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज का जो आसन मुद्रा पे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन रामानुज की शिक्षा को सही निरूपित करता है? ठीक है, तो इसमें कहा गया जो रामानुज की जो शिक्षा से संबंधित है और ये जो क्वेश्चन हमारा किससे, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर है जो रामानुज थे वह क्या करते, मोक्ष के लिए भक्ति के मार्ग को मानते थे, क्योंकि ये कहते विष्णु के भक्त थे और इनका मानना था भी अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको विष्णु की परम भक्ति करनी होगी। ठीक, तो राइट आंसर होता है इसका ए। तो जैसा कि हमें पता था भी वर्ष 116 मीटर जो इसको बोलते हैं जिसको स्टैच्यू ऑफ ये इक्वेटी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी जो रामानुज की प्रतिमा थी वह लगभग जो उसकी 1000वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था या उसको शिलान्यास किया गया था, यानी इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो ये जो प्रतिमा थी उसकी जो परिकल्पना आश्रम में जिसको जो जिन्ना जजीर स्वामी ने की थी। यह जो पंच लोहा से बना हुआ है, यानी इसमें जो पंच के दो धातु हैं लोहे से बनी, उन पांचों धातु का उपयोग किया गया है, जिसके अंदर हमारा सोना है, चांदी है, तांबा है, पित्तल है, जस्ता है। तो इन सब को क्या किया है, इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये दुनिया में बैठी हुई मुद्रा के अंदर जो ऊंची मूर्तियाँ हैं उनमें से क्या है, ये एक है। रामानुज में कहेंगे 11वीं शताब्दी में तमिल में जो तमिलनाडु में जन्मे रामानुज एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित है। वह अलवार यानी जो विष्णु के उपासक थे में गहरी गहराई से क्या थे, प्रभावित थे।
उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का अच्छा साधन क्या है? विष्णु की गहन भक्ति करना ही उनका क्या है? अच्छा साधन है। उन्हें विशिष्टा देव और योग एकता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था और उन्होंने ईश्वर की भक्ति और करुणा और विनम्रता और समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मुक्ति की बात की थी, जिसे वे वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। और उन्हें अन्यार और रामदास और स्तराब कबीर और जो कहीं के जो मीराबाई जैसे भगत कवियों के प्रेरणादायक स्रोत भी माना जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर था वो भी क्या था? ए इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक जो वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें कौन सा बताना है? इसका जो सही कथन है उसके बारे में बताना है। तो जो सोमनाथ मंदिर है वो ज्योतिषलिंग जो देवलिंगों में से एक है। अगला कहता है, अल ब्रूनी ने सोमनाथ का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की जो हमारी जो क्या है, एक जो प्राण प्रतिष्ठा जो कि आज के मंदिर की स्थापना जो कि राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। तो इसमें पूछा गया है हमसे कौन सा कथन इसका सही है? तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होता है वो है ए। ठीक है, तो इसका जो पहला और दूसरा कथन हमारा सही है, जो कि जो तीसरा कथन यानी इसको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने क्या थी इसकी यानी स्थापना की थी एक प्रकार से। ठीक है, तो राइट आंसर होता है इसका ए। तो सोमनाथ मंदिर एक भव्य मंदिर है और आज के स्थान को पहले सौराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में, जिसको प्रथम पटसन के भी कहा जाता था, यह काठियावाड़ के पश्चिम तट पर स्थित था और वर्तमान में जूनागढ़ के ये अधीन है। 3 नदियों के निकटवर्ती से इसका जुड़ाव है। इसे वेरहाल के बंदरगाह से भी सटा हुआ माना जाता है। ये जो मंदिर था ये भगवान शिव को क्या था? समर्पित था। और भगवान शिव के जो 12 पवित्र जो ज्योतिषलिंग है उनमें से सोमनाथ क्या एक है। सोमनाथ का अर्थ ही होता है चंद्रमा का रक्षक होता है, जिसको भारी मंदिर के रूप में जाना जाता है। हालांकि मंदिर को 6 बार नष्ट कर दिया गया मगर इसको दोबारा भी बना दिया गया। सोमनाथ का उल्लेख हमारा जो ऋग्वेद है उसमें भी इसका जो यानी सोमनाथ मंदिर है उसका इसके अंदर उल्लेख किया गया है। सोमनाथ का यह मंदिर कई विनाशकारी विदेशी आक्रमणकारियों के सामने बहुत ही आकर्षक रहा है, जो मंदिर की महिमा को लुभाना और परिवर्तन करना चाहते थे। महमूद ने 10वीं सदी के अंत में पश्चिमी भारत में 17 आक्रमण किए थे। किसने किए थे? ये मोहम्मद यानी गजनी थे उनके द्वारा किए गए थे। उसके बाद में इनका जो 16वां जो अभियान था जो कि 1925 के अंदर चला था, उन्होंने सोमनाथ इसी के अंदर क्या किया था, जो सोमनाथ मंदिर था उनको क्या किया था? लूटा था और कहीं कहीं तोड़ा था। और ये भी कहा जाता है तो इसका कुछ भाग तोड़ दिया था और कुछ भाग वैसे ही छोड़ दिया था ताकि लोगों के पैरों में आता रहे। ठीक है, और इसके बारे में जो फारसी स्रोत है जिसका नाम है अल ब्रूनी है, वह भी इसके बारे में जो मंदिर है उसका उल्लेख करता है। इसने कहा था भी मोहम्मद के हमले के लगभग 100 साल बाद इसको दोबारा बनाया गया था, यानी जो हमला था उससे पहले इसको बनाया ही गया था। यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। कहीं न कहीं इसकी जो धन थी उसकी रक्षा करने के लिए उसकी ये स्थिति रखी गई थी। अल ब्रूनी का कहना था कि मोहम्मद के आदेश पर मूर्ति का जो ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया गया था और कहते हैं भी नीचे उस हिस्सा तो ऐसे ही छोड़ दिया गया था। मोहम्मद के आक्रमणों से कहीं के जो बहुत ज़्यादा भारत को आर्थिक जो हानि पहुंचानी पड़ी थी, आक्रमणों से पीड़ित लोगों ने तुर्कों से घृणा करने लगे थे। तो इसी कारण से जो तुर्क से उनसे क्या करने लगे थे? घृणा करने थे। और भारत में लोहा पुरुष कहे जाने वाले जो यानी जो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसने 13 नवंबर 1947 को जो मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करने का वादा किया था। और आज जो सोमनाथ है अपने मूल स्थान के 7वें स्थान पर स्थित है, यानी ये जो ज्योतिषलिंग है उनका कौन सा? ये 7वां स्थान है। 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिषलिंग की शुद्धि का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने सोमनाथ मंदिर में के विनाश के निर्माण के भी यानी कि विजय का प्रतीक भी बताया था, यानी विनाश के ऊपर विजय का प्रतीक बताया था। ठीक है, और जो इस मंदिर का निर्माण था जो एक ट्रस्ट के द्वारा, जो सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा करवाया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके जो पहले ट्रस्ट थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो हमारे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर था वो होता था हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि निम्न कथनों में से कौन से मानव शरीर के लिए जो 20 से कोशिकाएं होती हैं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? तो हमें पता है ये दोनों के दोनों कोशिका होती है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको बचाती है।
तो ये कहते हैं वे शरीर के रोगजनों के द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो ये कौन को करती है? जो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इसके द्वारा ये काम किया जाता है। ठीक, तो रोग पैदा करने वाले जीव जिसको हम रोगजनक के नाम से जानते हैं, जिसको लड़ने के लिए हमारे शरीर की जो क्षमता वह प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रक्षा की जाती है। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा प्रक्रिया हमारे रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिसको हम एक प्रकार की कहते हैं बी जिसको लेम्फोसाइट यानी बी टाइप की कोशिकाएं और टी लेम्फोसाइट यानी टी टाइप की कोशिकाएं। इस प्रकार जो बी कोशिकाएं टी कोशिकाएं दोनों ही अग्रहित प्रतिमान के लिए जिम्मेदार है। एंटीबॉडीज मध्यस्थ प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रियाओं के लिए बी कोशिकाएं जिम्मेदार है और जो टी कोशिकाएं मध्यस्थ प्रतिरक्षा जो हमारी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। और ये दोनों की कोशिकाएं होती है हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो रोगों से लड़ने में सहायता करती है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जो बी कोशिकाएं हमारे शरीर में रोगजनक के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है और जो टी कोशिकाएं स्वयं ही एंटीबॉडीज का स्राव नहीं करती है, लेकिन जो बी कोशिकाओं को उन्हें मदद करने में सहायता करती है। यानी जो टी कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? बी कोशिकाओं की मदद करती है एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, तो राइट आंसर होता था इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं जो परम सूक्ष्म कण जिसको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं, मानव शरीर में होने वाले रिसाव व प्रकृति के में अवस्थित नहीं होते हैं। यानी ये जो मानव जो शरीर होता है इससे रिसाव होता है, जो हमारी जो प्रकृति होती है उसमें अस्तित्व नहीं होते हैं। अगला कहता है कुछ अस्तित्व जिसको ऑक्साइड में पशु जो हमारा जो पेरा कण जिसको जो नैनो पार्टिकल जो प्रसाद सामग्रियों के निर्माण का में काम आते हैं। अगला कहता है कुछ वाणिज्यिक उत्पादन में जो हमारे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो पर्यावरण में आ जाते हैं और मनुष्यों के लिए भी असुरक्षित यानी कहीं कहीं हानिकारक होते हैं। ठीक, तो पूछा गया है हमारा इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा जो जो पहला कथन है वो गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। ठीक, तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक छोटे कण होते हैं, ठीक, जिसका आकार और व्यास कितना होता है? 1 से लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। और इन्हें हम जो हमारे मनुष्य की जो नंगी आंखें होते हैं उनके द्वारा हम नहीं देख सकते हैं और न ही कहीं कहीं हमारे जो नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके द्वारा देखे जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दृश्यमान तरंगों में कितनी 400 से लगभग 700 नैनोमीटर होना चाहिए, जबकि इनका जो व्यास है वो कितना है? लगभग 1 से 100 सेंटीमीटर ही होता है। ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके द्वारा हम नहीं देख सकते, जबकि जो इसके लिए हमें एक प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है, जो कि और ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनको हम देख सकते हैं। जो नैनो पार्टिकल जो प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं, जो कि पहला कथन का था नहीं पाए जाते हैं, और रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और भूविज्ञान जीवों में विज्ञान के कई विज्ञानों में के रूप में अध्ययन किया जाता है। जो इंटरफ्लोरेटिंग धूल का भी एक महत्वपूर्ण अंश जो कि अभी भी इस प्रतिवर्ष हजारों टन पृथ्वी पर गिर जाता है। तो इन जो कण का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से इंटरफ्लोरिक धूल बोलते हैं, उसके रूप में भी ये क्या करता है? पृथ्वी पर गिर जाता है। नैनो पार्टिकल जो रेंज में और वायुमंडलीय धूल कणों के बारे में भी यही सच है। नैनो पार्टिकल रेंज में कई वायरस होते हैं इसके अंदर, जिसका व्यास बहुत छोटा होता है। आयरन ऑक्साइड, सल्फाइड, चांदी और सोना पर्यावरणीय प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं। जो हमारा जो चांदी है या सोना है जो हमारा जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उसके जो नैनो कण होते हैं वो भी इसके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अनेक प्रकार के जो कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं, सौंदर्य के लिए जो हम जो उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, तो उनके अंदर भी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? समाये होते हैं या उनके अंदर पाए जाते हैं। मौजूदा धातु और धातु ऑक्साइड नैनो आर्टिकल में जो टेरोनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड वाले सामान्य तत्व भी मौजूद होते हैं, जो पर्याप्त रूप से जो हमारी धूल से सुरक्षा करते हैं। तो जिस प्रकार से हम जो स्किन प्रोटेक्शन वाले जो यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। जो नैनो कण होते हैं, नैनो पार्टिकल्स पर्यावरण में मानव के संपर्क के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से वर्णित किया जाता है। यानी जो मानव के संपर्क में ये आ जाते हैं, सांस के माध्यम से या खाने के माध्यम से या उसके माध्यम से हमारे शरीर में ये चले जाते हैं। मुख्य रूप से व्यावसायिक जोखिम, जिसमें जैसे इंजीनियरिंग है, वैज्ञानिक है या तकनीकी, रासायनिक व अनुसंधान पैमाने पर विश्लेषण के लिए जो नैनो पार्टिकल आधारित उत्पादन को व्यावसायिक उत्पाद के दौरान होते हैं। परिणाम
परिणामी सामग्री का लक्षण वर्णन, पैकेजिंग, परिवहन इसकी प्रकार के जोखिम के अन्य स्रोत हो सकते हैं। दूसरे चरण में उपभोक्ता उपयोग और के दौरान ऐसे नैनो पदार्थों के संपर्क में आते हैं, इसके हानिकारक और विषाक्त प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है इसका डी। तो ये पार्टिकल्स यानी ये मानव यानी हमारे जो प्रकृति के अंदर भी मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो डीएनए बोर्ड जो बार कोडिंग यानी जो जिसका अध्ययन यानी किसका जो उपसाधन हो सकता है, यानी कि इसका जो इसके बारे में हमें बताना है। किसी पादप या जो प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, समान दिखने वाले जो प्रजातियों के बीच में भिन्नता जमाने के लिए, प्रसंस्कृत और खाद्य पदार्थों की अवांछनीय प्राणी पादप या सामग्री को पहचानने के लिए। तो पूछा गया इसका लिए किस किस के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका भी जो सही कथन है वो हमारा डी है, यानी इसका जो पहला कथन है वो हमारा गलत हो जाता है। जो डीएनए बारकोडिंग होता है वह पादपों व प्राणियों के लिए आयु का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, डीएनए से हम किसी प्रकार की आयु के बारे में जानकारी नहीं लगा सकते हैं। आयु के बारे में हम किसके माध्यम से, जो हमारा जो कार्बन 14 होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, आयु के बारे में जानकारी लेते हैं, न कि इस डीएनए के बारे में। ठीक है, तो आयु की किसी भी पादप या प्राणी की आयु किससे निकालते हैं, हम कार्बन 14 से निकालते हैं, न कि डीएनए से। तो क्या कहता है, डीएनए बार कोडिंग एक प्रजाति की पहचान है, उसके जीनोम में डीएनए के एक मानव लघुखंड विशिष्ट अनुप्रांत के द्वारा किया जाता है। डीएनए बार कोडिंग ऐसे डीएनए अनुक्रम के व्यक्तिगत डीएनए अनुक्रम की तुलना में करके किया जाता है। डीएनए बार कोडिंग की शुरुआत जो मछली की प्रजाति थी उससे हुई थी। ठीक है, और ये कहीं कहीं खाद्य प्रसंस्करणों के लिए जो कहीं के आशाजनक दृष्टिकोण है। समुद्री भोजन पर लागू होने वाले जो डीएनए बार कोडिंग सफल रहा, यानी जो सबसे पहले जो डीएनए कोडिंग थी वह किस पे, मछलियों पे उपयोग की थी, कि कहीं के समुद्र में ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि जो अन्य जो हमारे जो पशु होते हैं, जैसे जो मवेशी होते हैं, भेड़ होते हैं, बकरी होते हैं, घोड़े होते हैं, उनकी तुलना में जो यहाँ पर क्या है, ये इसमें काफ़ी कहीं कहीं संख्या में ये लंबे समय तक सुरक्षित भी रह सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो भुना हुआ जौ होता है, चना होता है या चाय होती है, उनके अंदर भी जो डीएनए होता है उनकी भी बारकोडिंग की जा सकती है। और इसे जो हमारी जो चीन में एक निश्चित देश में निर्यात भी किया जाता था, तो इससे हमें ये कहीं कहीं उनकी भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अन्य वांछनीय जो पौधे होते हैं, जो घटक होते हैं, उनके कारण इसको वापस लौटा दिया जाता था। डीएनए कोडिंग का जो उपयोगकर्ता को ज्ञात प्रजातियों और कुशलतापूर्वक पहचान करने और प्रकृति में अभी तक पाई जाने वाली जो प्राणियों की खोज में सहायता करता है। उष्णकटिबंधीय जो लेपिडोरा जो कि कीड़ों का एक क्रम है, वह शामिल है कि विशिष्ट प्रजातियों में डीएनए बारकोडिंग का उपयोग करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उत्तर पश्चिम जो हमारा जो कोस्टा का जो रिको का जो एरिया है, उसके अंदर जो डी कन्वेंसिंग जो गुयाना में 3 जो कहीं के जो लिपोसोरा परिवार के जो डीएनए बाइकोड इसके अंदर प्राप्त हमें हुआ है, और उनके बीच में काफ़ी अंतर भी पाया गया है। हालांकि जो जीव होते हैं वो कहीं के जो उम्र का आकलन नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है डी, इसका राइट आंसर होता है। पहला कथन हमारा गलत हो जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा जो हमारी अम्लीय वर्षा अधिक होती है, अम्लीय वर्षा जिसके कारण होती है, तो उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बी हमारा इसका राइट आंसर है, यानी इसके अंदर हमारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके माध्यम से जो जल के साथ अभिक्रिया करके ये अम्लीय वर्षा करती है, जो कि पृथ्वी पर काफ़ी नुकसानदेह प्रकार की होती है। जबकि ओजोन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनके साथ मिलकर किसी प्रकार की हम जो यानी जो हम कह सकते हैं जो अम्लीय वर्षा नहीं करते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ही जिम्मेवार है। तो अम्लीय वर्षा के परिणामस्वरूप हम जो सल्फर डाइऑक्साइड है, साथ ही साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो उसके उत्सर्जन के लिए काम करते हैं, और ये पानी और ऑक्सीजन के मिल करके इन रसायनों के साथ अम्लीय वर्षा करती है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो यूपीएससी का जो 2022 का जो टेस्ट था, यानी जो पेपर था, वो पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और किसी प्रकार के अगर सुझाव की आवश्यकता है तो उस सुझाव को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।